बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, क्या टॉपिक है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले बात ये करनी है कि तकरीबन 1886 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे। कब डिस्कवर हो गए थे? 1886। तकरीबन उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कवर करते करते यानी कि 1895 तक जो है काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई। और इस ड्यूरेशन के दौरान बाद में कोई भी नया पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ। अब साइंटिस्ट परेशान होने लग गए कि एटम का वज़न जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वज़न के बराबर नहीं है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? मसलन अगर तो एटम का जो टोटल वेट है, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन जमा प्रोटॉन के बराबर होता तो फिर तो वो बात समझ लेते कि ठीक है, इट्स ओके, कोई और पार्टिकल यहाँ मौजूद नहीं है। अब ऐसा नहीं था, वो उसका वज़न जो है उसके बराबर नहीं आ रहा था। तो बीच में रदरफोर्ड ने एक आइडिया दिया, लेकिन रदरफोर्ड का आइडिया जो है वो कोई बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं था। यानी उसके पास यूँ समझ लें कोई एविडेंस नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। तकरीबन 1920 में उसने कहा कि चूँकि एटम का वज़न जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वज़न के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल ज़रूर मौजूद होना चाहिए या मौजूद है जिसका वज़न सम करके तो वो टोटल एटम के वज़न के बराबर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। और उसने ये प्रिडिक्ट भी किया कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, तो एटम भी न्यूट्रल है, तो लिहाजा वो जो तीसरा पार्टिकल यहाँ मौजूद होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एनी हो, इसके बाद भी इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ। फाइनली जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। 1932 में इसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। और ये डिस्कवरी बड़ी प्रिडिक्टेबल डिस्कवरी थी। फॉर दिस रीज़न ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स लिया। यानी अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के, उसका जो मास और चार्ज होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। एंड दे आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड दोज न्यूक्लियाई विच आर अनस्टेबल, जिनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल इमिट हो सकता है, किसी भी से। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी अल्फा पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल सकता है। उसने जनाब एक एलिमेंट लिया। कौन सा एलिमेंट? जो रेडियो एक्टिव है। और उसने कौन सा एलिमेंट लिया? उसका नाम था पोलोनियम। क्या नाम था? पोलोनियम। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, पोलोनियम है, प्रोटेक्टीनियम है। ठीक है, तो मुतअद्दिद पार्टिकल्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर आमतौर पे आप लिखते हैं 82 से ज़्यादा होता है। एनी हो, उसने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया। क्या लिया? अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया। और उस सोर्स जो अल्फ़ा पार्टिकल का उसने लिया था उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले और उनको आगे एक बेरिलियम एलिमेंट है, याद रख लें, बेरिलियम जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। बेरिलियम रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर आप किसी भी न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराएं और उनमें से सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल एमिट हो जाए, न्यूट्रॉन हो जाए, कोई नई रेडिएशन जैसे गैमा रेडिएशंस हैं, बीटा पार्टिकल अल्फा है, वो एमिट हो जाए, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? अब उसने देखें अल्फा पार्टिकल को निकाला कहाँ से? पोलोनियम से। और आगे जाकर उसने कोलाइड करवाया, स्ट्राइक करवाया ऑन द बेरिलियम।
बेरिलियम, बेरिलियम एक एलिमेंट है, उसके ऊपर जाके टकराया। और उसके बाद उसने देखा कि इधर से कुछ ऐसी रेडिएशंस, कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। और उसको कैसे पता चला न्यूट्रल? क्योंकि उसने आगे चार्ज डिटेक्टर लगाया था और उसने बताया कि ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर होगी बात? अगर आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो आपको पता है हीलियम जो है उसका चार्ज होता है 2, ऊपर लिखेंगे मास He24। हीलियम का ये दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये किसके ऊपर टकराया? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर कितना होता है? क्लियर? इसने उसमें टकराया, ये उसमें एब्जॉर्ब हो गया, अल्फा पार्टिकल उसमें एब्जॉर्ब हो गया। 4 और 2 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 9 है 12। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज 0 है, रिलेटिव चार्ज, ठीक है। एंड इट्स मास इज 1 यूनिट। मास भी रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मास की बात नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव मास। तो इसका मास 1 यूनिट है और चार्ज क्या है? 0 है। समझ आ गई बात की? तो ये इस तरीके से हमने देखा कि जब हीलियम का पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो बेरिलियम के ऊपर टकराया तो बेरिलियम वाज ट्रांसफॉर्म्ड, शक्ल में बदल गया इनटू द कार्बन। बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो गया, बेरिलियम और a new particle which was known as neutron and that was emitted। वो जो नया पार्टिकल था न्यूट्रॉन वो यहाँ से एमिट हो गया। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। राइट, ये था इसकी डिस्कवरी के बारे में। लिटिल बिट डिटेल है, नो मोर हेयर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री न्यूट्रॉन की। व्हेन न्यूट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस देन इट कैन बी कॉल्ड एज फ्री न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन निकलता है तो उसको हम फ्री न्यूट्रॉन कहते हैं। वो कह रहे हैं वो जो फ्री न्यूट्रॉन है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, बल्कि डिकम्पोज हो जाता है, डिके हो जाता है इनटू अदर एलिमेंट्स, इनटू अदर पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल में डिके हो जाता है। मसलन न्यूट्रॉन किस में डिके हो रहा है? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में हो रहा है। इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये न्यूट्रॉन था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। देखें, नीचे मैं चार्ज लिख रहा हूँ, ऊपर मैं मास लिख रहा हूँ। कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन के ऊपर, लेकिन मास कितना है? 1 यूनिट। ये किस में डिके हो रहा है बोलिए? प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन का एक ही चार्ज होता है और एक ही मास होता है। जो हाइड्रोजन है जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन उस वक्त कहते हैं जब उसके अंदर सिंगल प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर? प्लस हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है और मास 0 होता है। क्लियर? और प्लस जो न्यूट्रिनो कह रहे हैं ना उसका चार्ज है ना उसका मास है, मास भी 0, चार्ज भी 0। तो ये फ्री न्यूट्रॉन के बारे में है कि फ्री न्यूट्रॉन जो है कैन डिके इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। क्लियर? उसके बाद हम बात कर रहे हैं, आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है। किसी भी चीज़ की आयोनाइजेशन के लिए मोस्टली ये ज़रूरी होता है, मतलब बेटर है। वैसे तो एक्सरेज जो हैं वो भी किसी चीज़ को, किसी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, लेकिन आम तौर पर जब हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट शुड हैव अ चार्ज फॉर बेटर आयोनाइजेशन। ठीक होगी बात? तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्या है? तो इसकी इंट्रैक्शन नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के साथ, उतनी नहीं होगी जितनी अल्फा पार्टिकल की हो सकती है, जितनी प्रोटॉन की हो सकती है, जितनी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। तो ये बात आपको ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि ये जितने भी न्यूट्रल पार्टिकल हैं जिनको आप न्यूट्रॉन कह रहे हैं, ये गैसों को आयोनाइज नहीं कर सकते। आपने देखें पढ़ा कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस, फिर आपने पढ़ा पॉजिटिव रेज कैन आयोनाइज द गैसेस, लेकिन इसके बारे में हम कह रहे हैं कि दे कैन नॉट आयोनाइज द
अब इनके ऊपर चूँकि चार्ज नहीं है तो किसी के साथ इंट्रैक्शन भी नहीं है, इसीलिए इनकी जो पैसेजेबिलिटी है, किसी चीज़ में से गुजर जाने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि चार्ज होगा तो इंट्रैक्शन होगी, इंट्रैक्शन होगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी, मूवमेंट स्लो होगी। इंट्रैक्शन जो हो रही है उसके साथ जाके इंट्रैक्शन हो रही है मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ चूँकि इंट्रैक्शन नहीं होगी, इसलिए हम न्यूट्रॉन को न्यूट्रल होने की वजह से कहते हैं कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, मतलब किसी चीज़ में से गुजर जाना, इनसाइड चले जाना, इनकी एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर होगी बात? ये जो पॉइंट है ये समझ लें ज़रा। हम इनको कहते हैं दे कैन एक्सपेल प्रोटॉन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें, ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। न्यूट्रॉन आया, उसने आकर इस प्रोटॉन के साथ टकराया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, सेलुलोज, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन जाके उसके साथ कोलाइड कर रहा है, न्यूट्रॉन उसके साथ जब उसके साथ कोलाइड करेगा तो उस प्रोटॉन को एक्सपेल कर देगा, निकाल देगा वहाँ से बाहर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, वो इतने ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हैं कि जब वो किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोकार्बन, सेलुलोज, पैराफीन, पैराफीन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, सेलुलोज, वाटर, पेपर, पेपर भी क्या है, सेलुलोज का बना होता है। तो ये सारे इनमें से क्या करता है, प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने की मैंने आपको बताया कि ये उसके साथ टकराएगा और प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा। क्लियर होगी बात? तो हमें ये समझ आ गई कि दे कैन एक्सपेल, दे कैन एक्सपेल प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफीन, वाटर, सेलुलोज, पेपर एट्सेट्रा। ओके होगी बात? क्लियर होगी बात? अब हम बात कर रहे हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। वो कह रहा है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वो हैं जिनकी एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर? क्या समझे आप? इसमें से इस तरफ आएगा, MCQs भी आया था। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स वो हैं जिनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, EV जो नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो कह रहा है कि जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? और जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा, 1.2 मेगा, अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं तो आपको ऐसे समझ आएगा, 1.2 × 10⁶, ये समझ आ लें, मेगा। क्लियर? थोड़ी बहुत ज़ाहिरी बात है, उसने एग्ज़ाम में रोटेशन देनी है तो फिर थोड़ा बहुत आपको भी दिमाग की रोटेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया कि जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो है, यानी इससे भी कम है, तो वो है स्लो मूविंग। और जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा यानी 1.2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड अबव, ये या इससे, तो उनको हम कहते हैं फास्ट मूविंग। अब जब हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एमिशन या किसी भी फिशन रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं तो याद रख लें, न्यूट्रॉन जितने स्लो मूव कर रहे होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो वो चेन रिएक्शन भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मसलन न्यूट्रॉन निकल रहा है, आगे टकरा रहा है, आगे टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है, एमिशन से मिशन हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन कंट्रोलेबल नहीं होते। तो हम ये कहते हैं कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं इन फिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। फास्ट की निस्बत जो है स्लो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बोलिए, कंट्रोलेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? कंट्रोलेबल होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन जो है, मतलब ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है। कैसे? देखें, हम हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं,
इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। n न्यूट्रॉन प्लस नाइट्रोजन 7 14। देखिए ये इसमें अब्जॉर्ब हो गया तो एटॉमिक नंबर कितना रह गया 7 और मास नंबर कितना हो गया 14। यहां से वो कह रहा है कि देखें ये बोरान में कन्वर्ट हो जाएगा। बोरान होता है 5 और एटॉमिक नंबर होता है 11। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी जगह से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए निकलने के बाद जो बेसिक एलिमेंट होगा उसका चार्ज 2 यूनिट कम होगा और मास 4 यूनिट कम होगा। मेरी बात समझ में आ गई? मास कितना कम होगा? 4। मैं आपको समझाता हूँ। प्लस जो है यहाँ पर देखें 5 और 2 7, अल्फा का यूनिट चार्ज और मास कितना है? 4। 2 चार्ज है और मास कितना है? अब आपको समझ आ रही है ना? मसलन मैं इधर एक ऐसा एलिमेंट लेता हूँ, एक्स उसका नाम है, और इधर आप कहते हैं जी हीलियम पार्टिकल निकला। अब आपको समझ आ जाएगी। एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है? जेड और ए। मैंने नहीं लिखा। तो वो आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक्स के साथ जो वाई बना है उसके साथ क्या हुआ है। तो इस एक्स का मास कितना कम हुआ है बोलिए? और जेड -2। ये बात समझ में आ गई है ना? इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। यहां से वो एमसीक्यूज देता है और पूछता है कि बताइए इसका अल्फा पार्टिकल निकला है और चार्ज कैसे चेंज हो रहा है और मास कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर? यहां एक और बात बताने वाली है स्लो और फास्ट के हवाले से, वो मैं आगे चलकर बताता हूं। इसके बाद अगली जो बात है वो देखिए ज़रा। न्यूट्रॉन हिट करता है कॉपर 29 और 65। क्लियर? वो कह रहा है कि जब कॉपर न्यूट्रॉन के ऊपर हिट करता है तो न्यूट्रॉन में कॉपर में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब होकर ये अपने सेकेंड आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोटोप क्या होते हैं कि चार्ज सेम रहे, मास चेंज हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? चार्ज 65, मास चार्ज सेम है 29 और मास क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब मास चेंज हो गया 65 से 66। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया अपने ही आइसोटोप में। और कह रहा है इसके दौरान जो रेडिएशन एमिट होंगी वो होंगी गैमा। क्या एमिट होंगी? गैमा रेडिएशंस। और ये जो आइसोटोप है इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है? ये अनस्टेबल है। ये खुद ही डिकम्पोज होगा C2965। क्लियर? और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30 और 66 से ये किस में चला जाएगा? 66 में। जब गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं तो याद रख लें ना चार्ज चेंज होता है ना मास चेंज होता है, सेम रहता है। तो देखें ये उसमें एब्जॉर्ब हो गया, जितना बना वो टोटल आगे आ गया। ना चार्ज चेंज हुआ है ना यहां मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां नहीं बात कर रहा, यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि जब गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं तो ना चार्ज चेंज होता है ना। जब बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा कौन सा? बीटा सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। चार्ज 0, चार्ज -1 और मास 0। चार्ज -1 और मास। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो याद रख ले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है। नजर आ रहा है? 29 से क्या हो गया? और मास सेम रहता है, मास सेम रहता है। अब अगली बात जो बताने वाली है वो ये है
कि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, जितना एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियाई जितना मास नंबर के हिसाब से हैवी होता जाएगा, उतना वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के करीब होता जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? जितना उसका मास यानी जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतना उसका क्या होगा, बोलिए, उतना वो न्यूक्लियाई नेचुरल के करीब होगा। यानी उसमें से खुद ही, जैसे देखें ना 82 है तो उसके ऊपर तो किसी कोलायन की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही रेडिएशन को मिट कर रहा है, ऐसा ही है ना। लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर कम है वो खुद रेडिएशन एमिट नहीं करते, वो स्टेबल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और उनके ऊपर हम खुद कोई ना कोई पार्टिकल कोलाइड करवा के उससे रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये सारा प्रोसेस जो आपने देखा है ये बेसिकली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। अब जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा उतने ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की जरूरत होगी। अगर आप नाइट्रोजन और कॉपर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है, बोलिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? उसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके ऊपर फिर उतना ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की जरूरत होगी। तो यहां बुक में उसने लिखा है कि व्हेन अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हिट द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन यहां पर उसने क्या लिखा है? स्लो मूविंग। क्या लिखा है? स्लो मूविंग। क्यों लिखा है इसको? इसका जिसके ऊपर उसने टकराना है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ज्यादा फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत है। और ये जो है उसकी निस्बत क्या है? लेस स्टेबल है। उसकी नहीं है तो दोनों स्टेबल ही, उसकी निस्बत कम स्टेबल है, इसलिए हमने इसके लिए क्या दिया है? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। क्लियर होगी बात? आपकी बुक में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। ओके, चलें आज के लिए इतना ही।